गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने अमाइंस में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट मेथड था बाय होफमैन डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी एमाइड्स। तो हम प्राइमरी एमाइड ग्रुप लेंगे CuNH2 ग्रुप और इसकी ब्रोमीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो ये रिएक्शन करवाने से ये RnH2 ग्रुप के अंदर अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पोटाशियम कार्बोनेट हमारे पास बन जाता है। तो एक कार्बन एटम यहाँ से हमारे पास किस में यूज़ हो गया, पोटाशियम कार्बोनेट में यूज़ हो गया। 2 ऑफ KBr हमारे पास आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम हमारे पास रहेंगे प्रोडक्ट में हमारे पास उससे एक कम कार्बन एटम रहेगा, इसलिए हम इसे डिग्रेडेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ये एमाइड की ब्रोमीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें क्या मिल जाता है, प्राइमरी अमाइन। सेम इसी तरह बेंच एमाइड में भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पे भी हम ब्रोमीन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, एनिलीन दे देगा। इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं। ये रिएक्शन हमारे पास होती किस तरह से है, जैसे मैंने इस द एमाइड ग्रुप इसकी ब्रोमीन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो इसमें से एक यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से, एक ब्रोमीन यहाँ से, HBr रिमूव हो जाएगा और ब्रोमीन इसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर वापस से बेस के साथ रिएक्शन करवाने पे OH नेगेटिव आयन देगा बेस हमें। ये बेस OH नेगेटिव आयन यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया हमारा। तो ये क्या बन गया, NBr। यहाँ से ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेके यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये नाइट्रोजन हमारे पास आ गया। अब क्या होगा, जो ये R ग्रुप है ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, R ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया। H2 हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया और ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच हो गया, यहाँ से ये डिसोशिएट हो गया। तो ये हमारे पास CO2 ये रिमूव हो जाता है। OH यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल हमने यूज़ कर लिया। तो RnH2 बन गया और ये पोटाशियम ऑक्साइड यूज़ करके पोटाशियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। तो ये डिग्रेडेशन रिएक्शन हुई हमारी। नेक्स्ट हम इसमें चेक करते हैं रिडक्शन ऑफ एजाइड्स। एजाइड हमारे पास कौन से वाले कंपाउंड होते हैं, N3 वाले कंपाउंड्स हमारे पास क्या होंगे, एजाइड्स होंगे। ये हमारे पास सबसे पहले क्या अवेलेबल होता है, सोडियम एजाइड NaN3। इसकी रिएक्शन हम RX के साथ करवा देते हैं, किसी भी अल्काइल एजाइड के साथ करवा देंगे। ये RN3 अल्काइल एजाइड में कन्वर्ट हो जाता है और NaCl NaBr ये रिमूव हो जाएगा। अल्काइल एजाइड का बस नेक्स्ट हमें क्या करवा देना है, रिडक्शन करवा देना है किसी भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। RnH2 आ जाएगा, नाइट्रोजन गैस इसमें से रिमूव हो जाती है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। नेक्स्ट था क्यूरटियस रीअरेंजमेंट। इसमें रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड ग्रुप लेते हैं। कौन सा ग्रुप लेंगे, एसिड क्लोराइड, और इसकी सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो RCON3 एसिड एजाइड मिल जाता है और NaCl इसमें से रिमूव हो जाएगा। अब ये जो एसिड एजाइड ग्रुप हमें मिला इसके हम बेंजीन या क्लोरोफॉर्म के साथ रीअरेंजमेंट करवा देते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्यूरटियस रीअरेंजमेंट बोलेंगे। तो ये R ग्रुप वापस से ऐसे नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, CO ग्रुप आ जाएगा जैसे हमने पहले देखा था और नाइट्रोजन गैस इसमें से रिमूव हो जाएगी। एल्काइल आइसोसाइनेट हमारे पास बन जाता है। फिर जो एसिड एजाइड है इसकी अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो यहाँ से भी नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगा, RnCO, ठीक है, ये अल्काइल आइसोसाइनेट बन जाता है। दोबारा से ROH के साथ रिएक्शन करवाने पे RNH आ जाएगा, COOR आ जाएगा। अर्थिन यूरेथिन हमारे पास बन जाता है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलिसिस हमने करवा दिया। हाइड्रोलिसिस करवाने से वही RnH2 आ जाएगा और ये हमारे पास CO2 ROH, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में चेंज हो गया। तो ये प्राइमरी अमाइन हमारे पास बन गए। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम। ऑक्साइम हमारे पास क्या थे, RCH डबल बॉन्ड NOH। कैसे प्रिपेयर हुए थे ये, एल्डिहाइड हम लेते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्शन NH2OH के साथ करवा देते हैं। NH2OH के साथ रिएक्शन करवाने पे ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ये एल्डिहाइड में रिएक्शन थी हमारे पास, एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के अंदर।
H2O रिमूव हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा। तो ये हमारे पास एल्डोक्साइम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम मिथाइल अल्कोहल के साथ हम इसे रिड्यूस करवा देते हैं। तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 और यहाँ पे NH2 आ जाएगा। तो ये था, ऑक्सीजन इसमें से हमने रिमूव कर दिया। अगर ये आप कीटोक्साइम लेते हो तो ये हमारे पास ये 2 R ग्रुप आ जाएंगे, CH NH2 आ जाएगा। सो ये प्राइमरी अमाइन हमारे पास आ गया। सो ये रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स है। नेक्स्ट हम इसमें रिएक्शन चेक करते हैं बाय रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिडक्टिव एमिनेशन यानी कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी है। तो अमोनिया हमने लिया, H2 यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो ये क्या बच गया, यहाँ पे H2 रिमूव हुआ तो NH, CH डबल बॉन्ड NH, इसका रिडक्शन करवा देते हैं, RCH2 NH2, प्राइमरी अमाइन हमारे पास आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कीटोन लेते हैं और इसका एमिनेशन करवाते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन करवाते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे भी सेम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH, और रिडक्शन करवाया CS NH2। सो आइसोप्रोपाइल अमाइन हमारे पास बन जाता है। सो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हाइड्रोजन निकल भी यूज़ कर सकते हैं, NaBH3CN भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इन्होंने नेक्स्ट क्या बोला कि अगर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, प्राइमरी अमाइन यूज़ कर लेते हैं, कोई भी हम प्राइमरी अमाइन अगर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो सेकेंडरी अमाइन ऑब्टेन यूज़ हो जाएगा। और अगर हम सेकेंडरी अमाइन यूज़ कर लेते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो कैसा हो जाएगा, टर्शियरी अमाइन यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको ये रिएक्शन चेक करनी है। ये दोनों रिएक्शन करके देखना, अगर नहीं समझ में आती तो दोबारा से भी मैं करवा दूँ आपको। नेक्स्ट वन इज सचमिट रिएक्शन। सचमिट रिएक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखना, हाइड्रोजोइक एसिड इज N3H नॉट NH3, N3H। तो इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ यूज़ करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये रिएक्शन हमें करवानी होती है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ये हाइड्रोजोइक एसिड डाल देते हैं, साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे। तो ये NH2 आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव हो जाती है और नाइट्रोजन गैस इसमें से रिमूव हो जाएगी। तो ये था। तो इन्होंने बोला कि हाइड्रोजोइक एसिड और कंसनट्रेटेड H2SO4 की जगह हम सोडियम एजाइड और कंसनट्रेटेड H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं, तो उनसे भी ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल है। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन, कलर एंड ऑर्डर। सो प्योर अमाइन जो होते हैं वो हमारे पास कलरलेस होते हैं, बट ये अगर हम इन्हें लॉन्ग टाइम तक रखे रहने दें तो ये येलो कलर डेवलप कर लेते हैं ऑन द टाइम। और इनमें कैसा ऑर्डर होता है, फिशी ऑर्डर होता है। जो अमाइंस होते हैं वो अनप्लीजेंट ऑर्डर के होते हैं, ज़्यादातर फिशी ऑर्डर रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले ये हाइड्रोकार्बन से हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो अमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। रीज़न उसका क्या हुआ, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और उसमें से भी जो हमारे पास प्राइमरी अमाइन होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शियरी अमाइन। तो ये जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, और कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट हम इसमें चेक करते हैं सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी में इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पास एलिफेटिक अमाइंस होंगे, लोअर एलिफेटिक अमाइन, तो वो तो वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन हायर एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन ये सोल्यूबल नहीं होंगे, क्योंकि उनमें वाटर हीटिंग हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो एक बिगर पार्ट होता है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने देते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस, तो ये हम नेक्स्ट चेक कर रहे हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आ जाता है हमारे पास बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। सो अमाइन को अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो अमाइन हमारे क्या देगा, RNH3 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन दे देता है। तो जो भी चीज़ हमें OH नेगेटिव आयन देगी वो क्या होगी, बेस होगी। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, सो अमाइन आर बेसिक इन नेचर। और ये हमारे एसिड के साथ भी रिएक्शन कर देते हैं। तो एसिड के साथ रिएक्शन करके ये किस में चेंज हो जाते हैं, एल्काइल अमोनिया हैलाइड के अंदर। H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, डाई एल्काइल अमोनियम सल्फेट हमारे पास बन जाता है। तो जो एसिड के साथ रिएक्शन करें वो ऑब्वियसली क्या होंगे, बेस होंगे।
इसी तरह जो हमारे पास एनिलिन है, एनिलिन की अगर HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये एनिलियम क्लोराइड हमारे पास बन जाता है, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, सॉल्ट होगा। नेक्स्ट हम इसमें चेक करते हैं, तो अमाइन को अब इसमें Kb वैल्यू हम ले सकते हैं। Kb वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं, RnH2 वाटर ऐड कर दिया, RnH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। ये वाटर इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, Kb वैल्यू आ गई। तो हम सब जानते हैं Kb वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी उतनी ही जो स्ट्रेंथ है वो बेस की वो हायर होती है। Pkb वैल्यू जितनी लोअर होती है तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये तो हमारे पास Pkb वैल्यू पे डिपेंड करके आया। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो स्ट्रक्चर वाइज हम इसमें से चेक करते हैं या इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो अगर हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लेते हैं तो हम जो अमाइन की बेसिसिटी होती है वो किस वजह से होती है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से होती है। अमोनिया के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, अमाइन में भी हमारे पास इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अमोनिया में हमारे पास कोई भी हमारे पास इंडक्टिव ग्रुप नहीं अटैच है। प्राइमरी अमाइन में 1 इंडक्टिव ग्रुप है, सेकेंडरी अमाइन में 2, टर्शियरी अमाइन हैव 3 इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप। सो ये आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ईजी होगा। सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर एसिड, इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेस। तो इसके अगर हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें, सो टर्शियरी अमाइन आर मोर बेसिक देन secondary are more basic than primary and primary is more basic than ammonia। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाता है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पे वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी अगर के अकॉर्डिंग इसमें चेक करते हैं तो वाटर की सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी अमाइन है हमारे वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो ये वाला हमारे पास जो आयन है यानी कि प्राइमरी अमाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ। फिर ये जो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है ये सिर्फ 2 ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा और ये सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा। तो इस तरह ये लीस्ट स्टेबल हुआ। तो यहाँ पे कौन से वाला मॉलिक्यूल हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उस पर भी डिपेंड करता है वो कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। प्राइमरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक हुए, फिर सेकेंडरी अमाइन हुए, फिर टर्शियरी अमाइन हुए। तो एक बार हमारे पास ऑर्डर आ रहा है टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, एक बार ऑर्डर आ रहा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ओवरऑल ऑर्डर आया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन हमारे पास दोनों में ही सेकेंडरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएंगे, क्योंकि एक बार टर्शियरी अमाइन लीस्ट बेसिक हो गया, एक बार प्राइमरी अमाइन लीस्ट बेसिक हो गया। सो सेकेंडरी अमाइन इज द मोस्ट बेसिक, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी। जब हमारे पास ये आर ग्रुप कौन सा रहेगा, मिथाइल ग्रुप रहेगा। ये सिर्फ किसके लिए है, जब आर ग्रुप हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप। अगर आर ग्रुप मिथाइल से अलग कुछ भी ग्रुप होगा, कुछ भी अलग ग्रुप होगा, तो ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड प्राइमरी। अब इसमें एक बार क्वेश्चन आ गया था कि वेपर फेज के अंदर अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ बताइए। तो वेपर फेज जब भी आ जाए तो हमारे पास अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ ये वाली रहेगी। ठीक है, तो वेपर फेज में हम सिंपल सी बात है, वाटर को इंक्लूड नहीं करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास सिंपल बेसिक स्ट्रेंथ कौन सी रहेगी, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। तो सबसे सिंपल बात ये है कि जो एरोमेटिक अमाइन है ना, बेंजीन रिंग के साथ NH2 एनिलिन जो है, इसमें जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये बेंजीन रिंग की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, तो ये लोन पेयर आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर के बजाय क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इसको बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट करवा दिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए अभी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है। सो एरोमेटिक अमाइन आर फॉर लेस बेसिक देन अमोनिया और एलिफेटिक अमाइन। तो ये अमोनिया और एलिफेटिक अमाइन के कंपैरिजन में बहुत ही कम बेसिक रहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना,
एनिलीन या एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं बहुत लेस बेसिक होते हैं इन कंपैरिजन टू एरोमेटिक अमाइन और अमोनिया। अब नेक्स्ट हम इसमें चेक करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें अवेलेबल होंगे, इसके साथ अटैच होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें हम फर्स्ट चेक कर रहे हैं टोल्यूआइडिन। ठीक है, सो ये पैरा, मेटा, ऑर्थो टोल्यूआइडिन में से कौन सा टोल्यूआइडिन हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा और कौन सा टोल्यूआइडिन सबसे कम बेसिक रहेगा, वो हमें चेक करना है। अब CH3 ग्रुप हम सबको पता है, CH3 ग्रुप हमारे पास कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे आप सबको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे हमारे पास एक आ जाता है ऑर्थो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे कुछ मर्जी चीज़ अटैच हो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा, वो हमारे पास क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा। तो टोल्यूआइडिन की जो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। तो पैरा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पैरा पोजीशन पे अटैच होगा तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी आ जाता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी आ जाता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हुआ। फिर मेटा पोजीशन पे इफेक्ट ही नहीं आता है, ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे पास यानी कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं आएगा, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट तो रहता है। तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंग फिर ये इससे पैरा वाले के कंपैरिजन में इससे कम बेसिक हुआ, लेकिन ये एनिलीन से ज़्यादा बेसिक रहेगा। रीज़न, इसमें CH3 ग्रुप तो अटैच है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो एटलीस्ट है इसके साथ। और जो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो ये ऑर्थो आइसोमर है ये सबसे लीस्ट बेसिक रहेगा, एनिलीन से भी लीस्ट बेसिक रहेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ जाता है रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टोल्यूआइडिन। नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथॉक्सी एनिलीन। मिथॉक्सी एनिलीन हमारे पास क्या था, एनिसिडीन। तो इसमें हम चेक करते हैं। अब ये जो OCH3 ग्रुप है ये चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है भी है ये, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से हमारे पास कैसा ग्रुप आ जाएगा, +R ग्रुप। क्योंकि क्यों है भाई ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो ये ऐसे डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I ग्रुप भी है ये हमारे पास, ठीक है। मेटा पोजीशन पे हमें चेक करना पड़ेगा कि सिर्फ -I ग्रुप हमारे पास ऑपरेट होगा, रेजोनेंस इफेक्ट जो है मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता है। -I ग्रुप का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, -I ग्रुप का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये इसको क्या बना देगा, लीस्ट बेसिक बना देगा। इवन ये ऑर्थो वाले से भी क्या हो जाएगा, लीस्ट बेसिक हो जाएगा। लेकिन पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट आता है, तो रेजोनेंस की इफेक्ट की वजह से इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल करते हुए किसकी तरफ चले जाएंगे, NH2 ग्रुप की तरफ चले जाएंगे, और ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो पैरा पोजीशन वाला सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर एनिलीन, फिर ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो आइसोमर, एंड लीस्ट हमारे पास कौन सा होगा, मेटा आइसोमर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है OH ग्रुप, एमाइनोफिनोल। एमाइनोफिनोल में हमारे पास अब ये OH ग्रुप में ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, बस छोटा सा डिफरेंस क्या आ जाता है यहाँ पे, जो ये ऑर्थो वाला हमारे पास आइसोमर होगा सिर्फ इस केस में एनिलीन के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक होगा। रीज़न इसका क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। सबसे लीस्ट बेसिक वही हमारे पास मेटा आइसोमर है। इसमें जो रीज़न रहेंगे वो भी सेम यही वाले सारे रीज़न रहेंगे। तो यहाँ तक का आपने बहुत सही से पढ़ना है, और इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट जो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ है उनको कंपेयर करके देखेंगे।